हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम रिट के बारे में समझेंगे। तो गाइस, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हो या आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हो या फिर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, और अगर आपको रिट का चैप्टर है, कहीं भी अगर आपको रिट का चैप्टर आता है, तो जो भी मटेरियल मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है लॉ विद ट्विंस, जाके सब्सक्राइब कर लें, बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। और अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज का नाम है लॉ विद ट्विंस। इसमें हम जनरली लाइव आते हैं इंस्टाग्राम में, और आपके एग्ज़ाम LLB के एग्ज़ाम BLLB एग्ज़ाम जब होते हैं तो उनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, आज और फिर इसके साथ वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा, और जो भी आपको बताऊंगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। चाहे फिर आप पॉलिटिकल साइंस में रिट पढ़ रहे हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रिट का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में रिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं ये आपके काम आने वाली है। तो गाइस, अगर मैं रिट की बात करूँ तो रिट केवल और केवल या तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है या फिर हाई कोर्ट्स इशू कर सकते हैं। मतलब रिट कैन बी इशूड ओनली आइदर बाई सुप्रीम कोर्ट और बाई हाई कोर्ट। एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नो कोर्ट हैज़ पावर टू इशू द रिट। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तहसील के कोर्ट हो गए, वो कभी भी रिट इशू नहीं कर सकते, उनके पास पावर ही नहीं है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू करता है। और अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के अंडर रिट इशू करता है। अब मैं बात ये आती है कि रिट इशू की क्यों जाती है, क्या रीज़न रिट इशू करने का। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट मिले हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हमें बहुत सारे राइट्स देता है। भारतीय संविधान की बात छोड़ दो, उसको छोड़ो, जो बाकी लॉ हैं जैसे CRPC है, जैसे कि बाकी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, उनके अंदर भी हमें बहुत सारे राइट्स मिले हैं। हमारा भारतीय संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, हमें लीगल राइट्स देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देता है। वैसे हम लोगों को बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट, राइट टू प्राइवेसी, बहुत सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं। कुछ राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट हैं, कुछ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, तो कुछ जो हैं वो लीगल राइट हैं। गाइज, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, लीगल राइट क्या होते हैं, और फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस है तो क्या है। तो गाइज, इसके ऊपर मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी आपको बता देता हूं मैं, अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट का मतलब है वो सारे के सारे राइट, वो सारे के सारे अधिकार जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में दिए हुए हैं। तो चैप्टर 3 है भारतीय संविधान का, उसमें जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी राइट दिए गए हैं, इन सभी राइट को फंडामेंटल राइट कहा जाता है। इसके बाहर जाकर कहीं और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल 300A है जिसके अंडर राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो ये लीगल राइट है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, पर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट केवल वही होते हैं जो 12 से लेकर 35 आर्टिकल जो हैं इनके बीच दिए हुए हैं, जो चैप्टर 3 में आते हैं। अगर कोई भी राइट चैप्टर 3 में नहीं आता तो वो फंडामेंटल राइट नहीं होता। पर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलेंगे, जैसे कि 300A का मैंने एग्जांपल दिया। वैसे ही हमारे पास और भी राइट हैं, जैसे हमें राइट टू वोट है। अगर आप कोई व्यक्ति अरेस्टेड पर्सन है तो अरेस्टेड पर्सन को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। तो बहुत सारे राइट हमें बाकी अलग अलग कानून में दिए गए हैं, जैसे कि CRPC में दिए गए हैं, तो वो होते हैं लीगल राइट्स। तो गाइज, हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लीगल राइट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो गाइज, अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होता है, हमारे राइट को कोई वायलेट कर देता है, हमारे राइट को कोई तोड़ देता है, इन्फ्रिंज कर देता है, तो हमारे पास कोई ना कोई रेमेडी तो होनी चाहिए ना अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
क्योंकि गाइज एक बात याद रखना, एक बड़ी अच्छी एक मैगजीन है उवी जस्ट ईवी रेमेडियम, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, अर्थात जहां भी आपको राइट्स दिए जाते हैं वहां आपको उनके ब्रीच होने पे रेमेडी भी दी जाती है। तो वैसे ही अगर आपको इतने सारे राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, लीगल राइट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं, तो अगर इनको कोई वायलेट कर देगा तो हमारे पास एक रेमेडी होनी चाहिए ताकि हम अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कोर्ट के पास रिट की पावर दी गई है। कोर्ट जो अब रिट इशू करता है और इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये बात याद रखना। अब समझो गाइस, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कब रिट इशू करता है? ये केवल तब रिट इशू करता है जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। अगर मान लो आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, फंडामेंटल राइट मतलब जो चैप्टर 3 में दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच दिए गए हैं, कोई एक भी राइट आपका वायलेट होता है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, तो कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, रिट इशू करवा सकते हो। वैसे ही अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आपको पावर है हाई कोर्ट भी जाने की, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में जाओगे और वो रिट इशू कर देगा। पर मान लो अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट होता है, लीगल राइट जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, मतलब जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में नहीं दिया गया, चैप्टर 3 में नहीं दिया गया, कहीं और दिया गया है, अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है, इन्फ्रिंज होता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अर्थात सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू नहीं करता अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो गया अंडर आर्टिकल 300A, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, पर वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, रिट इशू नहीं करवा सकते, वहां आप जा ही नहीं सकते, तब आप केवल और केवल हाई कोर्ट जाते हो 226 के अंडर। तो मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर रिट इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो आपके अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तब तो वो रिट इशू कर ही सकता है, पर अगर आपके कोई लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुए हैं, अदर राइट्स वायलेट हुए हैं, तब भी रिट इशू कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा वाइड है रिट इशू करने के मामले में। सुप्रीम कोर्ट हैज़ नैरोर पावर एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हैज़ वाइडर पावर बिकॉज हाई कोर्ट कैन इशू द रिट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल राइट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट ओनली if your fundamental right is violated by any person, by any state, by any person। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुए हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट इशू नहीं करवा सकते। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब मैं कब से बोल रहा हूँ रिट 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 है क्या, अब हम इसका मीनिंग समझते हैं, रिट है क्या। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम रिट का मीनिंग समझ लेते हैं। तो गाइज सिंपल भाषा में समझ लो रिट का मतलब क्या होता है। तो गाइज सिंपली रिट का मतलब होता है कि एक ऑर्डर, रिट मीन्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रिट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर या कोर्ट का, और उस ऑर्डर के जरिए जो कोर्ट है वो किसी अथॉरिटी को, किसी पर्सन को, अथॉरिटी कौन हो सकती है, एडजुडिकेटरी अथॉरिटी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो सकती है, जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो सकती है। तो कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पास करता है। रिट का मतलब होता है एक ऑर्डर किसका, कोर्ट का, जिसके जरिए वो किसी अथॉरिटी को, किसी पर्सन को या तो कुछ करने को बोलता है, डायरेक्शन देता है कुछ करो, या फिर कुछ करने से मना करता है, रोकता है, ऐसा नहीं करना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है रिट मीन्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात होगी। कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो इशू कर नहीं सकता। इट मीन्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच गिव्स द डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, अर्थात कुछ करना है या नहीं करना है। अब हम गाइस टाइप्स ऑफ रिट पढ़ेंगे। उन टाइप्स ऑफ रिट में आपको लग जाएगा पता कि ऑर्डर कोर्ट कैसे करता है और उसका मतलब क्या, आपको और अच्छे से समझा जाएगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ रिट पढ़ लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस जो रिट के टाइप हैं मेनली वो 5 प्रकार की रिट है। रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, रिट ऑफ मंडामस, रिट ऑफ क्वा वारंटो, रिट ऑफ प्रोविजन एंड रिट ऑफ सर्जरी। ये 5 प्रकार की रिट हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जो है वो 5 प्रकार की रिटें इशू कर सकते हैं। गाइस जो मैं आपको भी टाइप बताऊंगा मैं आपको सिंपली बताऊंगा, बड़ा ब्रॉड तरीके से नहीं बताऊंगा। पर गाइस मैंने देखा है जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वहाँ पे जो रिट हैं वो एक एक रिट का नाम लिखा हुआ, मतलब रिट को डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि हैबेस कॉर्पस अकेला क्वेश्चन आ सकता है, मंडामस अकेला क्वेश्चन आ सकता है, सर्जरी अकेला आ सकता है, डिटेल में बताना पड़ेगा।
तो गाइस इस वीडियो में अभी मैं जो है क्या करूंगा, मैं इनको आपके बेसिक मतलब बता दूंगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट, तो आप लिखोगे सिंपली, इकट्ठा करके आपका आंसर बन जाएगा बड़ा। पर अगर मान लो आपको अकेला पूछता है तो उसके लिए मैं एक एक वीडियो अलग अलग से बनाता रहूँगा। जैसे हैबस कॉर्पस के लिए अलग बना दूंगा, मंडामस के लिए अलग बना दूंगा, ताकि आपका बड़े क्वेश्चन में अगर आंसर क्वेश्चन आता है बड़े नंबर में तो आप आंसर लिख सको। तो फिलहाल मैं आपको बेस के लिए बताऊंगा कि हैबस कॉर्पस क्या होता है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ रिट ऑफ हैबस कॉर्पस की, हैबस कॉर्पस ये कोई हिंदी शब्द नहीं है, ना ही कोई ये कोई इंग्लिश शब्द है। हैबस कॉर्पस जो है ये लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, अर्थात बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए, हमारे सामने लाया जाए। तो गाइज जो कोर्ट है वो हैबस कॉर्पस की रिट कब इशू करता है। देखिए गाइज, जब भी किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है या कोई प्राइवेट पर्सन भी डिटेन करता है, कोई भी पर्सन को, मान लो मैंने किसी प्राइवेट पर्सन को डिटेन कर दिया, या मैंने कोई पुलिस है वो किसी बंदे को अरेस्ट करती है, हम पुलिस का एग्जाम्पल लेंगे। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस पर्सन को जो अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियर मैजिस्ट्रेट, जो भी पास में मैजिस्ट्रेट है उसके पास पेश करे। क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 22 में ये बात लिखी हुई है कि जो पुलिस अरेस्ट कर रही है उसकी ड्यूटी बन जाती है कि उस अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है 24 घंटे के अंदर अंदर। ये पेश करने का रीज़न ये होता है ताकि जो मैजिस्ट्रेट है वो देख सके कि जो डिटेंशन हुई है, जो अरेस्ट हुई है वो लीगल है या इलीगल है, सही है या गलत है, बंदे को क्या करना है, अरेस्ट में ही रखना है, कैद में रखना है या छोड़ देना है, ताकि मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर ले। इवन जो CRPC है उसमें बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पे राइट दिया गया है अरेस्टेड पर्सन को कि उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही पड़ेगा, और फिर बाद में मैजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसाइड करेगा कि इसकी डिटेंशन को, अरेस्ट को जो की है वो कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो मैजिस्ट्रेट की मर्जी है। मतलब पहले पुलिस की ड्यूटी है कि वो बंदे को जो भी अरेस्ट किया है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मैंने पुलिस का, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है कोई, मान लो मैंने किसी को डिटेन कर दिया, मुझे लगा कोई बंदा बड़ा डेंजरस सोसाइटी के लिए किसी को मार देगा, मैंने उसको कैद कर दिया जे अपने कमरे में, उसको डिटेन कर दिया ना, तो मेरी ड्यूटी है मैं पुलिस को बुलाऊं, पुलिस उसको लेके जाए, फिर पुलिस उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। पर मान लो पुलिस क्या करती है, मैं पुलिस का एग्जांपल ले रहा हूँ, पुलिस जो है उस बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश ही नहीं करती, कोर्ट में लेकर ही नहीं आती। जब पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं करेगी तो जायज़ सी बात है उसका राइट वायलेट हो गया ना। तो जो उस बंदे के घर वाले हैं, जो उसके घर वाले हैं, कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, इवन वो खुद भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट इशू कर सकता है, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। जब फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो बंदा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जाकर रिट इशू करवा सकता है, रिट की एप्लीकेशन दे सकता है। तो हैबस कॉर्पस की रिट फाइल की जाएगी, जिसमें क्या है, कोर्ट जो है रिट इशू करेगा, जिसको पुलिस अथॉरिटी को, जो पुलिस वाले को अथॉरिटी को रिट इशू करेगा और उनको ऑर्डर करेगा, डायरेक्शन देगा कि कोई काम करो, क्या काम करो, कि टू हैव द बॉडी, हमारे पास बॉडी लेकर आओ, जिस बंदे को आपने अरेस्ट किया है उस बंदे की बॉडी हमारे सामने लेकर आओ, कोर्ट में पेश करो, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि जो डिटेंशन है वो लीगल है या इलीगल है, क्या उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसलिए उस अरेस्टेड बंदे को हमारे सामने लेके आओ। रिट ऑफ हैबस कॉर्पस इशू करता है कोर्ट और ऑर्डर देता है अथॉरिटी को, किसको, पुलिस को, कि जो आपने अरेस्ट किया है पर्सन उसे हमारे सामने लेकर आओ। ये होती है रिट ऑफ हैबस कॉर्पस। हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, इसमें आप बेसिकली समझ लो मतलब क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे मंडामस की। अगर मैं रिट ऑफ मंडामस की बात करूं तो मंडामस का मतलब होता है टू गिव कमांड। क्या मतलब होता है? टू गिव कमांड, नाम से पता लग रहा है कमांड देना। तो मतलब कि ना जो कोर्ट जो है ना किसी अथॉरिटी को कमांड देता है और कोई काम करने को बोलता है, वो होता है मंडामस रिट इशू करना। देखिए गाइज, मान लो कोई DC साहब हैं, कोई SDM साहब हैं, उनको किसी काम के लिए रखा हुआ है, DC को जो है रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए रखा हुआ है, DC डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, उसको काम दे रखे हैं। वैसे जो SDM साहब है उनको भी काम दे रखे हैं। वैसे कोई सरकारी टीचर या प्रोफेसर है उसको काम दे रखे हैं। वैसे कोई क्लर्क है उसको काम दे रखे हैं। कोई बंदा अपॉइंट करता है जब गवर्नमेंट उनको काम देती है। अगर मान लो कोई बंदे को किसी काम के लिए अपॉइंट किया गया है, कोई काम करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है और वो बंदा अपना काम करता है नहीं है, भली भांति तरीके से काम ही नहीं कर रहा, मान लो कोई बंदा उसके पास आ रहा है, वो उसको लारा लगाया जा रहा है, काम ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल SDM साहब है, उनकी ड्यूटी है कि कोई बंदा अपनी ज़मीन को दूसरे बंदे को बेच रहा है तो वो रजिस्ट्री उसके नाम करे और ट्रांसफ़र कराए ज़मीन को। पर DC साहब, जो SDM साहब हैं, वो उनका काम ही नहीं कर रहे, ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे। A B को बेचना चाहता है, DC साहब A की ज़मीन B के नाम पर कर नहीं रही हैं,
जो एसडीएम साहब हैं, दोनों पार्टी 10 बार आ गई कोर्ट में, वो काम ही नहीं कर रहे, अपना जिस काम के लिए वो रखा हुआ वो काम ही नहीं कर रहे, तब जो है बंदा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और रिट इशू करवा सकता है। तो रिट जो है वो कौन करेगा, कोर्ट कौन सी रिट इशू करेगा, मंडामस की। मंडामस मतलब टू गिव द कमांड, जिसके अंडर क्या है, कोर्ट कमांड देगा, उनको बोलेगा कि अपना काम भली भांति करो, जिस काम के लिए आपको रखा गया वो काम करो। ये होता है मंडामस। इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना आप यहाँ लिख दोगे। अगर आपको नोट्स चाहिए रिट के तो आप हमें मैसेज कर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 986492 आपको नोट्स मिल जाएंगे। बड़े इजी लैंग्वेज में नोट्स बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स बने हैं, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बन गए हैं, हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नोट्स बने हैं, पर आपको उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो आप नोट्स ले सकते हैं मंगवा कर। ठीक है जी। अब हम बात करें रिट ऑफ क्वा ब्रंटो की। अगर मैं क्वा ब्रंटो की बात करूँ तो क्वा ब्रंटो का मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, या इसका मतलब होता है बाई विच अथॉरिटी, बाई विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग ए पर्टिकुलर ऑफिस। देखिए गाइस, जो रिट ऑफ क्वा ब्रंटो है, ये जनरली पब्लिक ऑफिस जो बंदा होल्ड करता है उसी बंदे के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। इसका सिंपल मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, अर्थात आपकी अथॉरिटी क्या है। मतलब ये हुआ कि जब कोर्ट को पता करना हो कि कोई बंदा कोई ऑफिस होल्ड करके बैठा हुआ है, तो क्या उसका उस ऑफिस को होल्ड करने की अथॉरिटी है, राइट है, क्या वो अथोराइज है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, ये जानना हो कोर्ट को, तो कोर्ट ये रिट इशू करता है। मान लो हमारे इलाके में एक डीसी साहब बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठे हुए हैं, पर एक व्यक्ति बोलता है कि ये डीसी है ही नहीं, इसने तो कभी टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, इसने तो ग्रेजुएट पास नहीं, ये कैसे डीसी बन गया, ये तो मेरा दोस्त ही था, ये तो कभी डीसी बन नहीं सकता, इसने तो कभी ग्रेजुएशन ही नहीं की, तो डीसी का टेस्ट कब क्लियर कर दिया। मान लो कोई बंदा इतना बड़ी बात बोलता है, तो वो कोर्ट में रिट फाइल करेगा, तो कोर्ट जो है रिट ऑफ क्वा ब्रंटो इशू करेगा उस डीसी के अगेंस्ट और उसको बोलेगा कि आप बताओ व्हाट इज योर अथॉरिटी एंड बाय विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग ए पर्टिकुलर ऑफिस। आप किस अथॉरिटी से वो पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर रहे हो, वहाँ डीसी बन के बैठे हो, तो बताओ कब आपने टेस्ट क्वालिफाई किया, कौन सा बैच था, आप पूरी अपनी क्वारी कराओ, पूरा कुछ बताओ हमें। मतलब ये हो गया कि किसी भी पब्लिक ऑफिस जो बंदा होल्ड कर रहा है, अगर आपको लगता है वो उसका होल्ड करने के लिए राइट नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो ये रिट इशू कोर्ट करता है, ताकि वो उसे पता करे कि बाई विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग ए पर्टिकुलर ऑफिस। चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो आपने कई बार सुना होगा एक जज था, उसने कभी एलएलबी नहीं करी और पिछले 20 साल से जज का काम कर रहा था, तो कोई रिट इशू की हुई बंदे ने, उसने बोला कि बताओ जज कैसे बन गया। तो फिर कोर्ट पूछता है रिट ऑफ क्वा ब्रंटो इशू करके कि बताओ व्हाट इज योर अथॉरिटी बाय विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग ए पर्टिकुलर ऑफिस, हमें पूरा कुछ बताओ आकर। ये होगी रिट ऑफ क्वा ब्रंटो, बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जितना बता रहे हैं ये भी काफ़ी है आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी है, पर हम इनको डिटेल में ही पढ़ेंगे, वो भी आप वीडियो देख लेना और क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन की। गाइस, अगर मैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन की बात करूँ और रिट ऑफ सर्जरी की बात करूँ तो ये दोनों रिट इकट्ठी चलती हैं। ये दोनों रिट्स जो है वो इकट्ठी चलती हैं, मतलब मिलती जुलती हैं काफ़ी हद तक। पहले प्रोहिबिशन की बात करूंगा, तो राइट प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना। क्या मतलब होता है? रोकना। क्या मतलब होता है? किसी को कोई कार्य करने से रोकना कि ये काम मत करो, प्रोहिबिट करना। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कोर्ट कब इशू करता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कब इशू करता है? तो कोर्ट तब इशू करता है, मान लो कोई लोअर अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। कोई जुडिशियल अथॉरिटी मतलब कोई जज है, कोई कोर्ट है, या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है और जुडिशियल फंक्शन अदा कर रही है, कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। मान लो जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है या जुडिशियल अथॉरिटी है वो कोई काम कर रहे हैं, कोई केस सुन रहे हैं, कोई केस को डिसीजन देने जा रहे हैं, केस का डिसीजन देने जा रहे हैं, केस को सुन रहे हैं, केस को डिसाइड करने जा रहे हैं। कौन करने जा रहे हैं? कोई जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। पर उस जज के पास, उस कोर्ट के पास उस केस को सुनने की जुरिसडिक्शन ही नहीं है, पावर ही नहीं है। तब क्या है, एक पर्सन जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू कर सकता है प्रोहिबिशन की, और कोर्ट जो है रिट इशू करे रिट फाइल करवा कर सकता है प्रोहिबिशन की, और फिर कोर्ट जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करेगा और बोलेगा उस जज को या क्वासी जुडिशियल बॉडी को कि जो भी आप केस डिसाइड करने जा रहे हो या डिसीजन देने जा रहे हो, आप रुक जाओ, उसको मत करो डिसाइड, क्योंकि वो आपकी जुरिसडिक्शन में है ही नहीं। कोर्ट उसको ऐसा केस डिसाइड करने से मना कर देगा, रोक देगा वहीं के वहीं वो काम करने से। ये होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। फॉर एग्जांपल मान लो
कोई मर्डर का केस है और मर्डर का केस जो है ना वो चला हुआ है, मान लो मर्डर का केस चला हुआ है तहसील के कोर्ट में, पर जनरली वो केस जुरिडिक्शन किसकी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जो है फांसी की सजा दे सकता है, तहसील का कोर्ट दे सकता। तो जो तहसील का कोर्ट छोटा कोर्ट है वो मान लो वो है हमारे पास जुडिशल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, वो फांसी की सजा देने जा रहे हैं। जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर ही नहीं है फांसी की सजा देने की। मर्डर किया नहीं किया वो केस को कमिट कर सकता है, सबमिट कर सकता है, तो वो फांसी की सजा कभी नहीं दे सकता, तो वो सजा देने लग पड़ा। तो जो सजा देने के अगेंस्ट जो है वो कोई बंदा कोर्ट में जाकर रिट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है, कोर्ट में जाकर रिट फाइल कर सकता है। बंदा फाइल करेगा और फिर उनको बोलेगा प्लीज़ रिट इशू की जाए जुडिशल या क्वासी जुडिशल बॉडी के अगेंस्ट जो कि आउट ऑफ जुडिशल काम करने जा रही हैं, और कोर्ट जो है रिट इशू कर देगा और जो जुडिशल या क्वासी जुडिशल बॉडी है उनको बोल देगा कि आप ये काम मत करें, आप जो केस डिसाइड करने जा रहे हैं उसको वहीं रोक दें, आपकी जुडिक्शन है नहीं केस डिसाइड करने की, आप नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ आप केस डिसाइड मत करें, तो कोर्ट रोक देगा। तो ये हो गया रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब बात करते हैं सर्शरी की। तो सर्शरी जो है इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। टू सर्टिफाई मतलब क्या है, सर्टिफाई करवाना। जो सर्शरी रिट है ये कब इशू होती है, तो जब मान लो किसी कोर्ट ने, किसी अथॉरिटी ने, किसी जुडिशल बॉडी ने, क्वासी जुडिशल बॉडी ने आउट ऑफ जुरिडिक्शन कोई डिसीजन दे दिया। इसमें क्या दे दिया, कोई केस डिसाइड कर दिया और उस अथॉरिटी की केस को डिसाइड करने की पावर ही नहीं थी, उस जुडिशल अथॉरिटी की या क्वासी जुडिशल बॉडी की पावर ही नहीं थी केस को डिसाइड करने की, पर कर दिया। तब भी जो एग्रीड पार्टी है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, रिट फाइल कर सकती है उस पार्टीज के अगेंस्ट, उस अथॉरिटी के अगेंस्ट जिसने डिसीजन दिया है आउट ऑफ जुरिडिक्शन, जाके जुरिडिक्शन थी ही नहीं फिर भी डिसीजन दे दिया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी को बोलेगा कि जो भी आपने केस डिसाइड किया है, जो भी है वो सारा हमारे पास मटेरियल भेज दो, हम उसको सर्टिफाई करेंगे, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या आपकी जुरिडिक्शन थी या नहीं थी, और अगर आपने जुरिडिक्शन में ही दिया हुआ डिसीजन तो उसको वैलिड करेंगे, वो वैलिड रहेगा, आपका डिसीजन बिल्कुल वैलिड रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। पर अगर आपने जो डिसीजन दिया है वो आउट ऑफ जुरिडिक्शन दिया है, आपकी पावर नहीं थी, तब कोर्ट क्या करता है, डिसीजन को क्वैश कर देता है, खत्म कर देता है, जीरो करवा देता है, क्या कर देता है, खत्म कर देता है। देखो देखो प्रोविजन और सर्शरी में क्या फ़र्क देखा आपने। जो प्रोविजन जो है वो कोर्ट तब इशू करता है जब जो जुडिशल अथॉरिटी है या लोअर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्होंने डिसीजन नहीं दिया होता, पर वो जुरिडिक्शन के बाहर जाकर डिसीजन देने वाले होते हैं, पर दिया नहीं होता, तो उनको डिसीजन देने से पहले ही रोक लिया जाता है कि आप नहीं दे सकते। पर अगर बात की जाए सर्शरी की, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो डिसीजन ऑलरेडी दे दिया, छोटे कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, क्वासी जुडिशल बॉडी ने, लोअर कोर्ट ने क्या है, डिसीजन ऑलरेडी दे दिया, अब दे दिया तो क्या कर सकते, रिट ऑफ प्रोहिबिशन तो इशू कर नहीं सकते, क्योंकि प्रोहिबिशन तो केवल प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है, पर सर्शरी क्या करेगी, रिट ऑफ सर्शरी क्या करेगी, लोअर कोर्ट को, जुडिशल बॉडी को, क्वासी जुडिशल बॉडी को क्या बोलेगी कि जो भी आपने डिसीजन दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी कागज पत्र हैं, वो हमारे पास भेज दो, हम उसको देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि वो सही है गलत है। अगर सही हुआ तो वैलिड रहेगा डिसीजन आपका, और अगर आपने आउट ऑफ जुरिडिक्शन डिसीजन दिया है, आपकी जुरिडिक्शन नहीं थी या कम थी पर आपने फिर भी दे दिया है, तब हम उसकी डिसीजन को क्वैश कर देंगे, कोर्ट उसको क्वैश कर देता है। यही 5 रिटें हैं। देखो गाइज, ये जो रिटें हैं केवल हमारे राइट्स वायलेशन में होती हैं। जैसे मान लो हैबस कार्पस कब इशू कर देगा कोर्ट, जब आपका राइट टू लाइफ वायलेट हो जाए, किसी ने आपको डिटेन कर दिया, या राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाए, राइट टू लाइफ खत्म हो जाए, तो करेगा कोर्ट कि आपकी वो हो गया। मंडामस क्या है कि आपको राइट है, कोई इक्वलिटी का राइट है, तो आपसे कोई इनइक्वलिटी कर रहा है, आपके साथ अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब ये रिटें जो है आपका कोई भी राइट वायलेट होता है, रिटें ही इशू होती हैं। कभी हम बात करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो कभी बात करेंगे अलग से कि ऐसे ऐसे कैसे रिटें इशू होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो यही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा ब्लॉगिंग चैनल है उसको प्यार दें, हमारा ब्लॉग विद प्रिंस चैनल है उसको अपना प्यार जरूर दें, सब्सक्राइब करें, उसमें बड़े कम सब्सक्राइबर हैं, उनको बढ़ाओ यार, करो सपोर्ट। और अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में, उसमें हम रिट ऑफ हैबस कार्पस मंडामस को, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच।